जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज में। कहानी के कुछ पहलू फिर से मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ। बच्ची की मदर इन लॉ की डेथ हो जाती है। बच्ची के हस्बैंड जिस शहर में शिफ्ट होते हैं वापस चले जाते हैं। छोटा सा बच्चा गोद में होता है, उसको स्कूल भेजना शुरू करते हैं। बच्ची के जो ससुर जी होते हैं, अब उनको रात दिन एक ही चिंता होती है, अब मुझे छोटे बेटे के लिए कुछ करना है। उनको अंदर ही अंदर वो चीज़ें खाती हैं कि जो दूसरे नंबर का बेटा था उसने घर से निकाल दिया, व्यापार ले लिया, मकान छीन लिया, उस बच्चे के सारे अधिकार छीन लिए। अब वो किसके सहारे जिएगा? जब माँ संसार से चली जाती है तो पिता को चिंता एक ही होती है, अब तो मेरा भी भरोसा नहीं, क्या पता ईश्वर मुझे कब बुला ले। अब भी अगर मैंने छोटे बेटे के साथ न्याय नहीं किया तो वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। वो रात दिन अपने बेटे से ये बात साझा किया करते हैं। एक दिन में बच्चे को कम से कम 5 से 6 फोन किया करते हैं। कैसा है तू? तेरा बच्चा स्कूल चला गया, बच्चा स्कूल से आ गया तो फोन, बच्चे ने कुछ खाया तो फोन, शाम को चाय पी ली तो फोन। एक माँ की ममता दिखने लगती है पिता में। चिंता तो पिता सभी बच्चों की किया करते हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। ऐसा नहीं है पिता ने कभी भेदभाव किया हो, पर भाइयों के अत्याचार के कारण पिता को महसूस होने लगता है कि छोटे बेटे के साथ इन लोगों ने अन्याय किया है। इसीलिए पिता का माँ की डेथ के बाद एक ममता से भरा प्रेम दिखाई देने लगता है। रात दिन अपने बेटे की चिंता करने लगते हैं। उनको बस एक चिंता सताती है, अब मुझे ये जिम्मेदारी निभानी है। 70 साल की उम्र में बच्ची के ससुर जी फिर से अपने कंधों पर एक जिम्मेदारी लेते हैं। गलतियां तो बेटों की थी, जिन बेटों को पढ़ा दिया लिखा दिया वो फिर से वापस घर में एंटर हो गए अपनी नौकरी छोड़कर। प्रूफ है, उस बच्ची ने वो प्रूफ भी इकट्ठा किए कि वास्तव में उनकी नौकरी थी या नहीं थी, किन कारणों से उन्होंने नौकरी छोड़ी। क्योंकि समाज में उन्होंने बहुत बड़े बड़े झूठ बोले हैं, तो पर्दाफाश तो होना चाहिए ना झूठ का। तो उसके लिए एविडेंस चाहिए। समाज का कोई सदस्य आके उस बच्ची से बात करे, उस बच्ची के हस्बैंड से बात करे, हर प्रूफ मिलेगा विद डॉक्यूमेंट। कितना पैसा उन्होंने शेयर मार्केट में लगाया, कितना उन्होंने अपने बच्चों के लिए सेविंग की, कितना बड़े भाई साहब से पैसा लूटा, कितना फादर इन लॉ से पैसा लूटा। अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा उस इंसान ने। हर चीज का उस बच्ची के पास हर चीज का प्रूफ है। साबित करे अब वो लोग जो अब धमकियां देते हैं कि समाज में हमारा नाम खराब कर रहे हो। मेरा उद्देश्य किसी हिंसा को बढ़ावा देना नहीं है, पर सत्य के लिए तो आवाज उठेगी। झूठ बोला जिसने वो जवाब दे। जो झूठे चेहरे लेकर बैठे हैं उनका नकाब हटना जरूरी है। ना जाने कितने बच्चों के साथ, कितनी बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं हर दिन घटित हो रही हैं। अपने इज्जत का ध्यान में रखते रखते बोल नहीं पाते हैं। अरे हम घूंघट मर्यादा के बच्चे हैं, अरे मेरे पिता की इज्जत, अरे मेरी माँ की इज्जत, अरे मेरे ससुर की इज्जत। इज्जत का जिम्मा एक ही इंसान का नहीं होता, इज्जत का जिम्मा पूरा परिवार का होता है। घर में एक बदमाश आदमी हो, उससे सब डरने लगते हैं। उस डर के कारण पूरा परिवार बिखर जाता है। बच्ची के हस्बैंड को बोलते हैं तो चिंता मत करना, अब तेरी माँ चली गई है, अब मुझे ये चिंता नहीं है कि तेरी माँ की सेवा कौन करेगा। जब तक तेरी माँ थी मैं मजबूर था, इसको कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि रात दिन वो कहा करता था मेरी पत्नी सेवा करती है। दूसरे बेटों को बोलो आए और सेवा करे। सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया, वो दिखाई नहीं देता, सिर्फ माँ की सेवा दिखाई देती थी उसको।
बच्ची के फादर इन लॉ फिर से अपने कंधे पर जिम्मेदारी उठाते हैं और बच्ची के जो फादर इन लॉ थे वो एग्रीकल्चर में सर्विस किया करते थे। उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी एग्रीकल्चर की। उनको ये होता है कि अब मुझे छोटे बेटे को वापस फिर से उसके पैरों पे खड़ा करना है। उसको कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है, उसके पास कोई व्यापार नहीं है। बड़े भाई ने घर से निकाल दिया। मेरा छोटा बेटा अपने ही परिवार के कारण दुख देख रहा है। तो बच्ची के फादर इन लॉ 70 साल की उम्र में फिर से अपने कंधे पर एक जिम्मेदारी उठाते हैं और अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने का एक प्रयास करते हैं। उनको लगता है मैं जमीन को उपजाऊ बनाऊंगा, एक फार्म हाउस तैयार करूंगा ताकि छोटे बेटे के लिए कुछ रोजगार का माध्यम बन सके, कुछ रोजगार का रास्ता खुल सके। पिता रात दिन मेहनत करते हैं। 2 बार जो साइंटिस्ट बेटा होता है वो उनकी पेंशन पर लोन ले चुका होता है, जमीन पर लोन ले चुका होता है, फिर भी फादर इन लॉ अपनी पेंशन पर लोन उठाते हैं और उस जमीन को उपजाऊ बनाने का एक प्रयास करते हैं। रात दिन उस जमीन के ऊपर इतनी मेहनत करते हैं, उसमें मिट्टी डलवाते हैं, जमीन को एक बराबर करवाते हैं, पानी की सुविधा करने का प्रयास करते हैं ताकि ये जमीन इतनी उपजाऊ हो जाए और छोटे बेटे के लिए रोजगार का रास्ता खुल जाए। बुढ़ापे के कंधे कमजोर हो जाते हैं पर उनमें वो ताकत आ जाती है, अपने घर के हालात देखते हुए, अपने बेटों के अत्याचार देखते हुए उनमें वो ताकत आ जाती है मानो एक 18 साल का नौजवान हो। ये बहुत दुख की बात है। फिर भी कहना पड़ रहा है कि मैं छोटे छोटे क्लिप्स भी बनाती हूँ, बहुत से डिसलाइक आते हैं उस पर। डिसलाइक वही लोग करते हैं जिनको माता पिता से प्रीत ना हो, जिनको अपने रिश्तों से प्रीत ना हो। मुझे फेमस होने के लिए तो ये वीडियो नहीं बनाना। देखिए, जब तक माता पिता हैं वही आपकी चिंता करते हैं। संसार में और कोई आपके माता पिता के बराबर कोई चिंता कर नहीं सकता, कोई हितैषी बन नहीं सकता। हर घर में भाई भाई में दरार सी आ गई है। भूल जाइए कि भाइयों में वो प्रेम होगा जो पहले के जमाने में हुआ करता था। इसीलिए कहती हूँ माता पिता जितना प्रेम कोई कर नहीं सकता। सिर्फ एक पिता ही होता है जो अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखकर खुश होता है। सगा भाई भी नहीं होता है, उसको भी ईर्ष्या आ जाती है। वो भी माता पिता को कहने में देर नहीं लगाते कि माता पिता ने बच्चों में भेदभाव कर दिया। अरे माता पिता भेदभाव नहीं करते, हमारी आदतों के कारण माता पिता को पता चल जाता है कि किस बच्चे की सोच क्या है। बच्चों के स्वभाव में अंतर होने के कारण माता पिता के स्वभाव में भी अंतर आता है। हम बिना सोचे समझे माता पिता पर टिप्पणियां कर देते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बच्ची के फादर इन लॉ फिर से जिम्मेदारी उठाते हैं। उससे पहले बच्ची के फादर इन लॉ जब बच्ची की सास की डेथ हो जाती है उसके बाद एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र की जानकारी परिवार में किसी को नहीं होती है। वो पत्र किसको लिखते हैं, क्या उस पत्र में लिखा जाता है, किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। पत्र लिखते हैं, किसी अपने पारिवारिक सदस्य को थमा देते हैं और एक संदेश देते हैं उस परिवार के सदस्य को, मेरे भी जीवन का कोई भरोसा नहीं, यदि मुझे कुछ हो जाए तो इस बच्चे को समाज में ये पत्र देकर इसका अधिकार दिलाया जाए। उस पत्र में क्या लिखा होता है क्या नहीं लिखा होता है वो बाद की बातें हैं, किसको दिया गया वो मैं आने वाली कहानी में साझा करूंगी। पत्र छिपा दिया जाता है। बड़े विश्वास के साथ बच्ची के ससुर जी वो पत्र लिखकर अपने ही परिवार के एक जिम्मेदार इंसान को वो पत्र देते हैं। अपने ही विश्वास वाले और जिम्मेदार इंसान को वो पत्र सौंप देते हैं कि मेरी मृत्यु हो जाए
तो उसके बाद ये समाज में दे देना, ये परिवार में दे देना। बच्ची के फादर इन लॉ फार्म हाउस तैयार करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, बच्ची के हस्बैंड को बोलते हैं तू चिंता मत करना, मैं तेरे लिए रात दिन भाग रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, अब मुझे जल्दी से तुझे पैरों पे खड़ा करना है। बच्ची के फादर इन लॉ कभी कभार बच्ची के हस्बैंड को सहायता कर दिया करते थे। बच्ची के ससुर जी उनकी बातें अनसुनी करते हैं और अपने छोटे बेटे की 20,000 की सहायता करते हैं। जो साइंटिस्ट बेटा होता है वो लोग मना करते हैं। गांव चले जाते हैं तो गांव जाने के बाद बच्ची की दादी सास और बच्ची के जो ससुर जी थे, उनकी चाची थी, वो उनके साथ ही रहा करती थी। वो दोनों उनको डांटना शुरू कर देती हैं, क्यों दिए तूने पैसे, उसको क्यों दे रहा है पैसे बार बार। तो बच्ची के ससुर जी बच्ची के हस्बैंड को फोन करते हैं, यार ये सब परेशान करते हैं मुझे, कैसे अनदेखा कर दूं, कैसे सोच लूं कि मेरा तीसरा बेटा नहीं है दुनिया में। एक आंख से आंसू निकलता है, फोन पर वो घबरा जाते हैं। बेटा भी डिप्रेशन में होता है तो उनको लगता है कि इसको भी मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकता, ये टेंशन करेगा। बोलते हैं दिन में बात करूंगा। इतना बोलते हैं, बीच में एक कहानी और एंटर करती हूँ। बच्ची के घर में जो उसके ससुर की जो चाची हुआ करती है, वो बच्ची के सबसे बड़े जेठ को बहुत प्यार करती है, एक बेटे के समान। बच्ची की जो जेठानी होती है वो अपने सास ससुर से कभी प्रेम नहीं करती है, पर ससुर की चाची से प्रेम करती है। उनको ही वो अपनी सास समझा करती हैं और उनका एक स्वभाव होता है कि हमेशा बच्ची की सास के लिए उनके कानों में गलत बातें भरना। एक माँ से, चाहे माँ डांटे, चाहे फटकारे, चाहे कुछ भी करे, पर वो माँ है। एक माँ से किसी की औलाद को अलग कर देना ये सही तो नहीं है, पर उस घर में हुआ था। उस बच्ची के बड़े जेठ जी और उसकी जेठानी अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने पिता की चाची से प्रीत करते हैं, उनकी सेवा का ध्यान रखते हैं। कभी उनको सास की सेवा का ध्यान नहीं आता है, क्योंकि वो उन पर अपना प्रेम दिखाया करती थी। वहीं से परिवार 2-3 हिस्सों में बंट जाता है। बच्ची के ससुर जी बच्ची के हस्बैंड को फोन करते हैं कि मुझे दोनों बेटों ने परेशान किया। गांव आया तो जो बच्ची की दादी सास थी उसने और जो ससुर जी की चाची थी उन्होंने परेशान किया कि इसको मदद क्यों करता है। वहीं बच्ची के ससुर जी फोन रख देते हैं कि चलो बाद में बात करता हूँ, मुझे तुझसे बात करनी है, जब तू फ्री हो जाए तो बात करना। बच्ची के ससुर जी कहते हैं बाद में बात करूँगा, सुबह सुबह तेरा भी मूड ऑफ हो जाएगा। वहीं बच्ची के हस्बैंड हाइपर डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चलता है। कभी वो दिन में सोते नहीं हैं, पर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था या संघर्ष और ज़्यादा जीवन में आना था, बहुत कुछ घटित होना था, यही कुछ समझ लीजिए। बच्ची के हस्बैंड दोपहर को डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लेते हैं और अपना फ़ोन स्विच ऑफ करते हैं और सो जाते हैं। वो इंसान कभी दिन में सोता नहीं है। फ़ोन ऑन करते हैं तो उसमें कम से कम 15 से 20 फ़ोन बच्ची के ससुर के आए होते हैं। मिस्ड कॉल फैसिलिटी थी। देखते हैं कि पिता के 15 से 20 फ़ोन आ रखे हैं। बच्ची के हस्बैंड वापस फ़ोन करते हैं, कोई दूसरा सदस्य फ़ोन उठाता है और एक मैसेज देता है, आप घर आ जाइए। अब आपके पिताजी शांत हो गए।
बच्ची के और बच्ची के हस्बैंड के पैरों से जमीन खिसक जाती है। मानो बच्ची के और बच्ची के हस्बैंड के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो गया। एक ही इंसान था, मेरे साथ भगवान ने उसको भी बुला लिया। आपको संभाल नहीं पाते हैं। बच्ची के हस्बैंड को सदमा बैठ जाता है। आगे की कहानी मैं अगली वीडियो में साझा करूंगी। तब तक जय श्री राधे श्याम, जय माता की।